नमस्कार। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। ये उत्थान क्लासेज की तरफ से प्राचीन भारत की दूसरी क्लास है, वैसे इतिहास की तीसरी क्लास है, क्योंकि प्राचीन भारत अपने कल से शुरू किया था और प्राचीन भारत में अपने कल से पढ़ा था कि प्राचीन भारत के पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। वो जो 8 टॉपिक थे प्राचीन भारत के जिसके विषय में अपन चलेंगे, उसके प्रथम टॉपिक अपना चल रहा है कि प्रथम टॉपिक चल रहा है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो उस जानकारी के स्रोतों में अपन ने पुरातात्विक स्रोत के विषय में अपन चर्चा कर रहे हैं। पहली क्लास में अपन ने देखे कि पुरातात्विक स्रोत में पहला जो प्रमाणिक स्रोत है अभिलेख के विषय में पढ़ा था। तो अभिलेख के विषय में पढ़ा, तो अभिलेख किसे कहते हैं और अभिलेख कौन कौन से भारत के प्रसिद्ध अभिलेख हैं और भारत में अभिलेख लेखन का कार्य कौन से शासक ने प्रारंभ किया था, इस विषय में अपन ने पढ़ा था। और इससे कभी कभी प्रश्न सीधे सीधे अभिलेखों से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा अभिलेख किस शासक का है, किस अभिलेख में क्या जानकारियां हैं। तो अभिलेखों के विषय में ज्यादातर अपन पढ़ेंगे। तो जब वो शासक अपन पढ़ेंगे तो उन शासकों के विषय में जब अपन पढ़ेंगे तब उनके विषय में अपन पढ़ लेंगे, है ना। तो अब अपन पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। इसी में पुरातात्विक स्रोतों में दूसरा पढ़ते हैं मुद्राएं और सिक्के। मुद्रा और सिक्के क्या अपने को प्राचीन काल की क्या क्या जानकारी अपने को दे सकते हैं। मुद्रा और सिक्के अपने को प्राचीन काल के एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। प्राचीन काल के एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें किस विषय में जानकारी दे सकते हैं, उस समय के कालक्रम के बारे में कि कौन सा काल चल रहा है, यानी कि कौन सी तिथि चल रही है, और उस राजा की क्या क्या उपाधियां हैं, कौन सा राजा है, उसने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे, क्या उसकी अर्थव्यवस्था रही होगी, है ना, क्या उसका राजनीतिक जीवन उस समय लोगों का रहा होगा, क्या सामाजिक जीवन रहा होगा और कैसा प्रशासन रहा होगा, और वो राजा किस तरह का रहा होगा, वो इस सिक्कों में मिल जाता है। जैसे कि वीणा वादक का सिक्का समुद्रगुप्त का मिलता है। तो उस समय में अपन ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त वीणा पसंद करता था, इसीलिए उन्हें वीणा बजाते हुए सिक्के जारी किए, है ना। तो अपन कह सकते हैं तो सिक्के इसलिए जरूरी हैं क्योंकि सिक्कों से अपने को उस समय के विषय वस्तु के विषय में पता चलता है। और सिक्कों का अध्ययन न्यूरोमीरमेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोमीरमेटिक कहलाता है। और सब भारत के प्राचीन जो सिक्के हैं वो आहत व पंचमारक सिक्के कहलाते हैं। प्राचीन भारत के सिक्के आहत और पंचमारक सिक्के कहलाते हैं। आहत और पंचमारक सिक्के क्या होते हैं? यानी कि पंचमारक यानी कि 5 तरह के उसमें चित्र दिखाए जाते हैं, वो पंचमारक सिक्के हैं। और आहत सिक्के यानी कि ठप्पा मार आहत सिक्कों को ठप्पा सिक्का भी कहते हैं। ठप्पा लगाकर उनको सिक्कों को ढाला जाता था, इसलिए उनको आहत सिक्के भी कहा जाते हैं। और सर्वाधिक भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का जिस वंश को श्रेय जाता है वो कुषाण वंश। कैडफिलस सेकंड जो शासक था, कैडफिसस सेकंड जो शासक था कुषाण वंश का, उसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। और भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त मुद्राएं जारी करने का श्रेय, लेख मतलब लेख युक्त इंडो ग्रीक यानी कि हिंदू यूनानी वंश शासकों ने प्रारंभ की। और सर्वाधिक सोने के सिक्के भारत में गुप्त काल में प्रारंभ हुए। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में, और सर्वाधिक सिक्के भी गुप्त काल में हुए। ये मानिए आप। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट सोने के सिक्कों में मिलावट जो थी, मिलावटी भरे सिक्के, वो गुप्त काल में थे, है ना। तो सिक्कों के विषय में अपने को क्या जानकारी मिलती है एक बार फिर से अपन पढ़ लेते हैं तो आपको रिवीजन हो जाता है। एक बार पढ़ोगे तो आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियरिटी से याद हो जाता है कि सिक्के और मुद्राएं प्राचीन भारत की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। आप तो ये लिख सकते हो कि सिक्के प्राचीन भारत की जानकारी के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। सिक्के से उस समय के काल या समय की निर्धारण व राजाओं के चित्र, उपाधियां, वहां की कला व संस्कृति तथा सामाजिक व आर्थिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। सामाजिक व आर्थिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है कि उस समय उस काल में
क्या क्या सामाजिक जीवन उनका रहा होगा, क्या वो कार्य करते होंगे, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेरमेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेरमेटिक कहलाता है। और प्राचीन भारत की मुद्राएं आहत और पंचमारक मुद्राएं हैं। क्यों आहत और पंचमारक है ये मैंने पहले बता दिया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण वंश को दिया जाता है। कुषाण वंश के शासक थे केडफिशस सेकंड, उनको सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त मुद्राएं यानी कि लिखी हुई मुद्राएं जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक यानी कि हिंदू और यूनानी वंश को दिया जाता है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के जिस वंश ने जारी किए वो गुप्त वंश है। तो मैं सोचता हूँ कि ये सिक्के आपके याद हो गए होंगे, क्योंकि क्लास में ही याद करना अपना ध्येय कि अपन चाहते हैं कि क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए, ये अपना ध्येय है। क्यों? क्योंकि क्लास में याद किया हुआ याद रहता है। बाद में आप रिवीजन एक बार किताब से करोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। ये सभी एनसीईआरटी से और किताबों से ही लिखाया आपको जा रहा है। मेरे नोट से, किताबों से और एनसीईआरटी से ही मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख के इसलिए ला रहा हूँ, आपको पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था कि समय की बर्बादी न हो। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में, नेट जीआरएफ में, है ना, इन सब में ये बहुतायत से प्राचीन भारत के प्रश्न बहुतायत से मिलते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। और इन प्रश्नों का अपने को करना पुरातात्विक स्रोत में आहत और कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है आहत और पंचमारक सिक्के क्या है, और सीधा ही नाम दे देते हैं आहत और पंचमारक। आरएस में तो उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो इनके विषय में ये याद हो गया और आप लिखो। फिर अपन दूसरी इसके बाद जो है स्मारक और भवन पढ़ेंगे। स्मारक और भवन पढ़ेंगे, आप लिख लो एक बार। पुरातात्विक स्रोतों में ही तीसरा टॉपिक है इस स्मारक और भवन। अपन ने दो टॉपिक इसमें पढ़ लिए हैं, एक तो अभिलेख पढ़ लिया है और एक पढ़ लिए हैं अपन ने सिक्के और मुद्राएं। दोनों आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि ये सभी पुरातात्विक स्रोत है। और इस क्लास में अपन पुरातात्विक स्रोत पूरे कंप्लीट कर लेंगे। कल से जो क्लास लेंगे वो साहित्यिक स्रोतों के लेंगे। साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ये मैंने पहली क्लास में बताया था। उसमें बहुत सारी जानकारी अपने को मिलेंगी और उनसे ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि राजस्थान या केंद्र की भर्ती हो चाहे राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, कला और संस्कृति और पुस्तकों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये स्मारक और भवन अपने पुरातात्विक स्रोत के तीसरे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और इनसे उस समय के लोगों के जीवन के वास्तुकला, कला, संस्कृति और सामाजिक जीवन और धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। उस समय के इन पुरातात्विक स्रोतों से कि उस समय में लोगों के सामाजिक जीवन और धर्म, कला, संस्कृति और किस तरह की उनकी वास्तुकला रही होगी, कि महत्वपूर्ण वास्तुकला रही होगी। जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्नानागार मिले हैं, है ना, धान्यगार मिले हैं, अनाज रखने के लिए अलग, मन के मनाने का गोदीवाड़ा, ये सभी मिले। ये वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं प्राचीन भारत के। और चंद्रगुप्त मौर्य के महल जो दारा प्रथम से भी उनके महलों के साथ उनकी तुलना की गई है। तो इतने भव्य मंदिर हैं, ये वास्तुकला के उदाहरण मिलते हैं। तो ये स्मारक और भवन पुरातात्विक स्रोतों में तीसरे महत्वपूर्ण हैं, जो उस समय की वास्तुकला, संस्कृति और कल भवन और सामाजिक और धार्मिक जीवन के विषय में उस समय के लोगों के बारे में बताते हैं। तो इनमें विभिन्न जानकारियां, विभिन्न भवन और स्मारक मिले हैं। अपन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये राजा महाराजा ही अपन पढ़ेंगे तो इनके विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। अभी क्लास बड़ी मैं इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि अभी थोड़ा हिसाब से चलेंगे और फिर अपने यूट्यूब पे मैं लाइव आकर भी आपको पढ़ाने लग जाऊंगा। अभी शुरुआत है, शुरुआत में धीरे धीरे देख रहे हो संसाधन की कमी है। संसाधनों को एक जगह सही ढंग से किस तरह से बढ़ सकता है उस तरह से शुरुआत कर रहा हूं मैं। और उसके बाद जब सही अपना सिस्टम बैठ जाएगा तो उसके बाद अपन सिस्टम से ही क्लास लेंगे। हाँ, तो सिस्टम को सही बैठना जरूरी है। तो सिस्टम के साथ सिस्टम
को सही बिठा कर अपन क्लास लेंगे, एक बार सिस्टम बैठ जाने दो, उसके बाद करते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरातात्विक भवनों स्मारक आपको पता ही है, धान्यगार हैं, स्नानागार हैं, अन्नागार हैं, ये सभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले। गोदीबाड़ा है लोथल से। स्तूप यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य और स्तूप ये पुरातात्विक स्रोत हैं। तीसरे हैं प्राचीन मंदिर। मंदिरों की आपको मैं इसके बाद थोड़ा सा मिटाकर मंदिर यानी कि ये लिखा देता हूँ, 3 शैलियां हैं मंदिर की, यानी कि भारत का नक्शा यदि मेरे से बन रहा है तो मैं ऐसे करके ऐसे बना देता हूँ, यहाँ से बना देता हूँ कि 3 प्रकार की शैलियां हैं। एक तो उत्तर भारत है, एक मध्य भारत है और एक है दक्षिण भारत। यहाँ 3 प्रकार की शैलियां चलती थी। तो उत्तर भारतीय शैली को अपने नागर शैली के नाम से जानते हैं। ये उत्तर भारतीय शैली थी। उत्तर भारत की जो शैली थी, उत्तर भारत की शैली को अपने नागर शैली के नाम से जानते हैं। किस शैली के नाम से? नागर शैली, यानी कि प्राचीन भारत। उत्तर भारत की जो शैली है वो नागर शैली, और मध्य भारत की जो शैली है किसकी? मंदिर निर्माण की। मध्य भारत की शैली, जो मध्य भारत की शैली है उसको अपन बेसर शैली के नाम से जानते हैं। किस शैली के नाम से? बेसर, बेसर शैली के नाम से। जो दोनों का मिश्रण मान लो, उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत की जो शैली है कौन सी? दक्षिण भारत की शैली, दक्षिण भारत की शैली, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं अपने द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली यानी कि मंदिर निर्माण की, मंदिर निर्माण की उस समय 3 प्रकार की शैलियां थी। कितने प्रकार की शैलियां थी? 3 प्रकार की शैलियां थी। प्राचीन भारत की 3 प्रकार की शैलियां थी। उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। ये 3 प्रकार की शैलियां थी। गुफाएं, गुफाएं भी मिली है। एक तो अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा। अजंता की गुफाएं और एलोरा की। जब इसमें चित्रकला अपन पढ़ेंगे तो चित्रकला में मैं ये गुफाएं करवा दूंगा आपको कि कहाँ से है एलोरा की गुफा। ये दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, ये मैं बता सकता हूँ। और आगे इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चित्र मिले हैं, क्या क्या इसका महत्वपूर्ण है, यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये मैं इसी क्लास में आपको बता दूंगा। स्तंभ सम्राट अशोक के अनेक स्तंभ लगाए, ये सभी पता है। तो इस अपना ये तो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्मारक और भवन। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, पुरातात्विक स्रोत आज अपने को कंप्लीट करने हैं। तो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है स्मारक और भवन। इसको यही याद करके जाना है, तो मैं एक बार बोल रहा हूं, आप लिखते जाना। पुरातात्विक स्रोतों के लोगों के जीवन, पुरातात्विक स्रोतों से उस समय के लोगों के जीवन के विषय में क्या क्या, वास्तुकला की, कला और संस्कृति के बारे में, सामाजिक राजनीतिक धार्मिक जीवन के बारे में, या कितने संपन्न वो लोग रहे होंगे, आर्थिक जीवन के विषय में भी जानकारी मिलती है स्मारक और भवनों से। और प्राचीन काल में विभिन्न भवन व स्मारक, प्राचीन काल में विभिन्न भवन व स्मारक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलने वाले धान्यगार, स्नानागार और लोथल का गोदीबाड़ा उस समय की वास्तुकला का और कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण उदाहरण था। धोलावीरा का स्टेडियम देख लो। फिर इसके बाद स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। स्तूप और चैत्य भी मिले हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के लिए अशोक ने खूब लिखवाए हैं, खूब बनवाए हैं। प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर उस समय अभी भी 3 है। 3 प्रकार की क्या है? शैलियां प्राचीन काल में भारत में मंदिर निर्माण की। उत्तर भारत की जो, उत्तर भारत में जो शैली ऊपर के समय, ऊपर यहाँ से यहाँ तक का जो उत्तर भारत का है भारत में, तो वहां जो उत्तर भारत की शैली जो काम में लिए जाती थी वो है बेसर, बेसर ये नागर शैली। और बीच वाली मध्य भारत की है वो बेसर शैली। और दक्षिण भारत में जो शैली है वो है द्रविड़ शैली। 3 प्रकार की मंदिर निर्माण की शैलियां काम में ली जाती थी। और गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं और स्तंभ सम्राट अशोक ने अनेक स्तंभ लिखवाए। तो ये अपने तीसरा इस टॉपिक के इतिहास का पुरातात्विक स्रोतों में तीसरा टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिया है।
और इसमें 2 टॉपिक, अभी 2 या 3 टॉपिक हो रहे हैं मर्द बांड करवाने हैं, कि मर्द बांड है ना, इसके बाद हथियार हैं, मूरे हैं, मूर्ति कला है ना, और चित्रकला है। जो महत्वपूर्ण है वो मैं करवा दूंगा, उसके बाद अपन ऐसे ही लिख लेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। प्रश्न जब आप इतिहास की सेकंड पेपर देते हो फर्स्ट ग्रेड का, या नेट जीआरएफ देते हो, इसमें इनमें से प्रश्न 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको रटने की कहीं जरूरत नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है, याद करना है, क्लास के साथ साथ याद करते रहना है ना। तो अभी चौथा आप टॉपिक लिखो, मूर्तिकला। पुरातात्विक स्रोतों में अपने 3 स्रोत हो चुके हैं, अभिलेख हो चुका है, मुद्राएं और सिक्के हो चुके हैं, और तीसरा स्मारक और भवन हो चुके हैं। अब ये चौथा इसमें है मूर्तिकला। चौथा अपना टॉपिक है मूर्तिकला। मूर्तिकला भी मूर्तियों से भी उस समय के धार्मिक जीवन के बारे में, मूर्ति से भी उस समय के धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक स्रोतों में मूर्तिकला में उस समय के धार्मिक जीवन के विषय में पता चलता है। और धार्मिक जीवन के बारे में इसलिए पता चलता है कि लोग जिस धर्म के होंगे, या जो धर्म अपना रखा हुआ, जिस धर्म की चरणोस्पर्श होगी, यानी कि जो धर्म ज्यादा चलता होगा, उसी धर्म की मूर्तियां ज्यादा बन रही होगी। क्यों? क्योंकि अभी हिंदू धर्म मान लो ज्यादा चल रहा है, तो हिंदू धर्म की ज्यादा मूर्तियां बनेगी, देवी देवताओं की ज्यादा मूर्तियां आपको बन रही है बने। मोहनजोदड़ो में मात्र शतात्मक है, तो मरण मूर्तियां, यानी कि जो मात्र शतात्मक की मरण मूर्तियां हैं, देवियों की मूर्तियां हैं, पीपल उनकी मूर्तियां ज्यादा बनती हैं। देवताओं के मंदिर और ऐसे कुछ के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, है ना। इसीलिए कि उस समय 3 प्रकार की मूर्तिकला की शैलियां थी। एक तो गांधार शैली थी, एक मथुरा शैली थी, और एक अमरावती शैली थी। 3 प्रकार की मूर्तियों की शैलियां थी। गांधार शैली, दूसरी मथुरा शैली, और तीसरी अमरावती शैली। इसमें से स्पेसिफिक ये है कि इसमें से प्रश्न में पूछ लिया जाता है, गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित थी, दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित थी। इन तीनों शैलियों के नाम दे देते हैं कि इनमें से हटके हिंदू धर्म को मानने वाली कौन सी शैली है। तो हिंदी धर्म को मानने वाली अमरावती शैली है। ये जो अमरावती शैली है, ये स्वदेशी शैली है मूर्तिकला की, और हिंदू धर्म को मानने वाली शैली है मूर्तिकला की, है ना। तो उस समय हिंदू धर्म को मानने वाली शैली जो थी अमरावती थी, और बौद्ध धर्म को मानने वाली गांधार और मथुरा दोनों शैलियां थी। इनके विषय में अपन जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ इतने लिख रहे हैं कि उस समय प्राचीन काल में भारत में 3 प्रकार की शैलियां चलती थी। गांधार शैली ये विदेशी शैली थी, इसलिए इसे हेलियोनिस्टिक भी आर्ट भी कहा जाता है। हेलियोनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मथुरा शैली ये स्वदेशी शैली है, यानी कि भारतीय शैली है, और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि अमरावती शैली है, ये भी स्वदेशी है, मूर्तिकला की स्वदेशी शैली है, लेकिन ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इन शैलियों का नाम दे दिया जाएगा आपको, और इसमें से अमरावती शैली आपसे पूछ लिया जाएगा, या इन तीनों शैलियों के विषय में लिखवा लिया जाएगा। RS नेट जीआरएफ में इन विषय में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इनके विषय में अपन ज्यादा पढ़ेंगे ना। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे कि गांधार शैली में किस तरह की मूर्ति बनाया जाता है, बुद्ध को किस तरह से बैठा हुआ दिखाया जाता है, बुद्ध के पीछे जो आभा मंडल है ना, उसके जो चेस्ट है, उसके जो नाक है, वो सभी किस तरह दिखाया जाता है। ये जो अपने बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो ये इनमें जानकारी मैं इसीलिए लिखा रहा हूँ कि आपको लगे नहीं कि अकेले स्रोत लिख के छोड़ दिए, है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा इसमें भी दिखा दिया जाता है, और आगे जब अपन बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और वो चीजें पढ़ेंगे, पूरी चीजें अपन पढ़ेंगे तो विस्तार से लिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी 5वां आप डालिए, चित्रकला। प्राचीन पुरातात्विक स्रोतों में ये 5वां टॉपिक है, चित्रकला का है। 5वां पुरातात्विक स्रोत है, चित्रकला का है। चित्रकला
वो होती है जब मानव अपने कोई भी भाव उस चित्र में उदेरता है, रंग भरता है। तो अभी भी अपन देखते हैं कि रंग भरते हैं लोग चित्रकला में, अपने भावों को प्रकट करते हैं। और इसमें अपन ने क्या देखे कि पिछले कुछ दिनों में यूपी में एक मर्डर हुआ था, उसके बारे में भी वही कहा गया कि उस लड़की ने अपने पापा का, अपनी मम्मी का मर्डर करते हुए देखा था। और वो उसकी बेटी चित्रकला में निपुण थी, वह चित्र का उसको शौक था, तो उसने अपने पापा का अपनी मम्मी के साथ पिटाई के चित्र और उसका मर्डर करते हुए चित्र बना डाला, और जिससे वो पापा पकड़ में आ गए। तो चित्रकला क्या है? चित्रकला ये है कि मानवीय मनोभाव की, जो मानव के अंदर जो भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम चित्रकला है। कि मानव के अंदर जो भी भाव हैं, जो है ना, जो भरा रही, वो जो भाव हैं, उसके जो अंदर भाव हैं, उन भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम चित्रकला है। और भारत में मानव के प्राचीनतम शिला से, यानी कि चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण जो मिलता है वो एमपी के नर्मदा नदी के किनारे भीमबेटका, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, उसके किनारे भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, सबसे पहले मानव के चित्र यानी कि चित्रकला के उदाहरण सबसे पहले मिलते हैं वो नर्मदा नदी के किनारे और भीमबेटका की गुफाएं में मध्य प्रदेश में मिलते हैं, भारत में। और इनको 2003 में यूनेस्को वो है जो प्राकृतिक धरोहरों को, है ना, प्राचीनतम धरोहरों को या अन्य चीजों को, सांस्कृतिक धरोहरों को, उनको संरक्षित करती है। यूनेस्को विश्व की एक ऐसी संस्था है, राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है यूनेस्को, जो प्राचीनतम सांस्कृतिक धरोहर है उनको संरक्षण का कार्य करती है। तो इसने 2003 में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, मानव के प्राचीनतम, भारत में प्राचीनतम साक्ष्य जहां पर मिलते हैं वो एमपी में भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। तो उनको 2003 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया। भारत के प्रसिद्ध गुफाएं और उनके स्रोत, भारत में अनेक प्रकार की और भी गुफाएं, अपन ने जब स्मारक और भवन पढ़े थे तो उनमें अपन ने एलोरा और अजंता की गुफाएं पढ़ी थी, और मैंने बताया था कि ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में दोनों स्थित है। तो एक बाघ की गुफा एमपी में और है, धार जिला एमपी में और है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, और ये 1983 में यूनेस्को में शामिल कर ली गई। 1983 में किसमें शामिल कर ली गई? यूनेस्को सूची में। तो कोई यूनेस्को सूची भी पूछे कि इनमें से कौन सा यूनेस्को सूची में कौन सी गुफा है या कौन सी गुफा नहीं है, तो ये 3 गुफाएं तो मैंने अभी अभी आपको बता दी कि भीमबेटका की गुफा, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, ये तीनों गुफाएं यूनेस्को सूची में शामिल हैं भारत की। तो अजंता की गुफाएं है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और 1983 में यूनेस्को में शामिल कर दी। इसके जो प्रमुख चित्र हैं, मरणासन राजकुमारी का चित्र सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, गुफा नंबर 16, उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है। और बुद्ध के जीवन की जो जातक कथाएं जिसमें दे रखी है उसको चित्रशाला कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। जो बुद्ध की जातक कथाएं, पिछले जन्म की जो कथाएं जहां चित्रों में उकेरी गई हैं वो चित्रशालाएं हैं। उसमें बुद्ध के जीवन के बारे में, पूरे जीवन के बारे में बताया, ग्रह त्याग की, विवाह की, बेटे को दान करते हुए उसकी माता का चित्र है ना, और मरणासन राजकुमारी का चित्र गुफा नंबर 16 से। ये कहाँ पर मिलती हैं? अजंता की गुफाओं से। अजंता गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा, ये भी महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है, और 1983 में ये भी यूनेस्को सूची में शामिल कर ली गई थी। और इसमें जो प्रमुख चित्र हैं, एक तो कमल वन का चित्र है, कमल वन का चित्र है जो महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा चित्र कौन सी गुफा में मिला है, यानी कि मरणासन राजकुमारी का दे दिया, चित्रशाला दे दिया, कमल वन का दे दिया, या रंग महल का दे दिया, शोकाकुल रानियों का दे दिया, और इनमें गुफा का पर्टिकुलर या मिलान कर लेंगे या किसी गुफा का पूछ लिया जाता है। तो एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और 1983 में यूनेस्को में शामिल कर ली गई थी। कमल वन का चित्र है इसमें। बाघ की गुफाएं धार जिला मध्य प्रदेश में, और यहाँ के प्रमुख चित्र हैं रंग महल व
शोकाकुल रानियां शोक मनाते हुए उनका चित्र इसमें दे रखा है ना। तो ये अपने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हुए। अन्य महत्वपूर्ण अन्य स्रोत भी हैं, जैसे मर्दबांड है, कंकाल है, मुहर है, मणिका है, हथियार है। ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि अपन इसके बारे में ज्यादातर लिखें। तो लिखने की कोई इनके बारे में कोई जरूरत नहीं है, अपने को नहीं पूछेंगे ज्यादातर डीपली। इतने डीपली भी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड नहीं जाती है कि मर्दबांड के बारे में पूछेंगे। तो आगे अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, वहां पर मर्दबांड मिले तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। वैदिक काल के मर्दबांड पढ़ लेंगे, है ना। और पाषाण काल अपन पढ़ेंगे तो उसके भी मर्दबांड पढ़ लेंगे। पाषाण काल इसके बाद जो साहित्यिक स्रोत आते हैं, और उसके बाद जो स्रोत आएंगे वे विदेशी यात्री वृत्तांत स्रोत आएंगे, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे ना तो पाषाण काल से ही शुरुआत कर देंगे, है ना। तो पाषाण काल के बारे में पढ़ लेंगे अपन, मध्य पाषाण, नव पाषाण, इन सब के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। तो इस क्लास में आपने पुरातात्विक स्रोत पूरे कर लिए हैं। इस क्लास के साथ अपने पुरातात्विक स्रोत पूरे होते हैं। और कल से अपन जब पढ़ेंगे वो साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के, एक धार्मिक साहित्य, एक धर्म से इतर, यानी कि धर्म के अलग लिखे गए, धर्म से इतर लिखे गए। कुछ ब्राह्मण साहित्य हैं वो धार्मिक साहित्य हैं, और धर्म से इतर जो अलग अलग धर्म से इतर जो साहित्य लिखे गए वो धर्मेतर साहित्य। तो इसमें अपने पुरातात्विक स्रोतों में अभी तक लिखा। पुरातात्विक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इस क्लास में अपन थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, महत्वपूर्ण तो साहित्यिक स्रोत है, लेकिन सबसे प्रामाणिक स्रोत है। और प्रामाणिक होने के साथ साथ इसमें कौन कौन से आते हैं, जो खुदाई ऐसे लिखे हुए होते हैं कि उसको लेखक अपनी कल्पना के आधार पर बदल नहीं सकता है। तो इसमें अभिलेख आ गए, मुद्राएं सिक्के आ गए, स्मारक भवन आ गए, चित्रकला आ गई, मूर्तिकला आ गई, मर्दभांड आ गई, मणिका आ गई, हथियार आ गए, और इसमें कंकाल आ गए, और इसमें मोहरे आ गई, है ना। ये सभी इस क्लास में, इसी के साथ ये क्लास कंप्लीट करता हूँ। आप लिख लो, 1 मिनट में आप वापस बोल देता हूँ एक बार। चित्रकला मानव मनोदशा की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम चित्रकला है, कि मानव की अभिव्यक्ति करने का जो माध्यम है वो उसमें सर्वश्रेष्ठ माध्यम चित्रकला है। भारत के मानव की प्राचीनतम शैलश्रेय, यानी कि प्राचीनतम जो चित्र मिलता है वो नर्मदा नदी घाटी के किनारे, है ना, नर्मदा नदी घाटी के किनारे भीमबेटका की गुफाओं में मिलता है, जिसको 2003 में यूनेस्को ने अपने संरक्षण में ले लिया था, उसको संरक्षण प्रदान कर दिया था। और भारत में अन्य गुफाएं भी हैं। अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, और बाघ की गुफा है। अजंता और एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जबकि बाघ की गुफा धार जिला मध्य प्रदेश में होती है। और अजंता और एलोरा की गुफा को 1983 में यूनेस्को ने संरक्षण प्रदान कर दिया था। और अजंता की गुफा में मरणोसन राजकुमारी और चित्रशाला के चित्र उपस्थित हैं, जबकि एलोरा की गुफा में कमल वन का चित्र है, और बाघ की गुफा में रंगमहल और शोकाकुल रानियों का। ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि स्पीड कम करना है या ज़्यादा करना है, या बड़ी क्लासें करनी है इससे भी। क्योंकि मैं आधे घंटे की इसीलिए ले रहा हूँ कि क्लास बड़ी करने से बोरियतें होने लगती है बच्चों को, इसलिए ये क्लास छोटे छोटे स्टेप अपन रखेंगे, और इन स्टेपों के साथ आगे धीरे धीरे चलेंगे, है ना। इसी के साथ धन्यवाद, आप बने रहिए हमारी क्लास के साथ। आगे आने वाली क्लासों का अपडेशन के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।